Hello students, in this video we are going to study about the zeros and singularities of any complex valued function fz. देखिए singularities क्या होती हैं? A point where the function fz ceases to be analytic. यही होते हैं आपके सिंगुलर पॉइंट्स कि ऐसा पॉइंट जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो उस पॉइंट को हम बोल देते हैं सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, अब जीरोस क्या होते हैं? अ पॉइंट और वी कैन से दोज वैल्यूज ऑफ z फॉर विच द फंक्शन वैनिशेस. इसका क्या मतलब है कि z की वो वैल्यूज जिस पर आपका फंक्शन fz वैनिश हो जाए, मींस जीरो मिल जाए, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस फंक्शन fz. मींस ऐसी z की वैल्यूज जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू जीरो मिल रही हो, उन वैल्यूज ऑफ z को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस फंक्शन fz. ठीक है, अब ये डिटरमाइन कैसे करते हैं? जैसे सिंगुलर पॉइंट्स कैसे डिटरमाइन करते हो? जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो उसमें आप डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर देते हो तो आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाते हैं. अब जीरोस कैसे डिटरमाइन करते हैं? जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो उसमें न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको जीरोस मिल जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन है fz इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2. ठीक है, ये आपको फंक्शन गिवन है fz इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2. ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि इस फंक्शन के जीरोस डिटरमाइन करिए और सिंगुलर पॉइंट्स डिटरमाइन करिए. मींस सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? मींस वो पॉइंट जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट्स डिटरमाइन करने हैं कि जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और जीरोस डिटरमाइन करने हैं इस फंक्शन के. ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, जीरोस के लिए मैंने अभी क्या बताया कि न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको जीरोस मिल जाएंगे इस फंक्शन के. इसका मतलब z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर? z प्लस 3. इसको जीरो से इक्वेट कर दो, क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू माइनस 3. तो z इज इक्वल टू माइनस 3 क्या हो गया? जीरो हो गया इस फंक्शन के लिए. फाइन. और सिंगुलर पॉइंट्स अगर निकालें तो वो कैसे, क्या मिलेंगे? सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? जो भी आपको फंक्शन दे रखा होता है उसमें आप डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर देते हो तो आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाते हैं. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? z माइनस 1 z माइनस 2. इसको जीरो से इक्वेट कर दो तो z माइनस 1 और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो आपको क्या मिल जाएगा? z इज इक्वल टू 1 एंड 2. जब z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तब क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू 1. और जब z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू 2. मीन्स z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तभी तो हम इनको बोल रहे हैं सिंगुलर पॉइंट्स. ठीक है, और z इज इक्वल टू 3 ये आपको मिल गया जीरो ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, इस तरह से डिटरमाइन करते हैं जीरोस और सिंगुलर पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन. जीरोस वो पॉइंट होते हैं जिस पर आपका फंक्शन वैनिश हो जाए, मींस जीरो मिल रही हो आपको फंक्शन की वैल्यू जिन पॉइंट्स पर, उनको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द फंक्शन. और सिंगुलर पॉइंट्स मींस जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन. जीरोस निकालने के लिए न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर देते हैं. फाइन. अब देखिए अगर इसकी डेफिनेशन लिखे सिंगुलर पॉइंट की तो क्या हो जाएगी? अ पॉइंट एट विच the function fz ceases to be analytic. means ऐसा पॉइंट जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो is known as singular point और singularity. singularity भी बोल देते हैं of the function fz. ठीक है, ऐसा पॉइंट जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन fz. ठीक है, अब अगर जीरोस की डेफिनेशन लिखे तो वो क्या हो जाएगी? अ जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन fz is a value of z for which fz is equal to 0. मीन्स z की वो वैल्यूज जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू जीरो मिल रही हो, मीन्स z की वो वैल्यूज जिस पर आपका फंक्शन वैनिश हो रहा हो, z की उन वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस फंक्शन fz. A zero of an analytic function fz is a value of z for which fz is equal to 0. मीन्स z की वो वैल्यू जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू जीरो मिल जाती है, उन z की वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस एनालिटिक फंक्शन fz. ठीक है, ये होते हैं जीरोस ऑफ एनी फंक्शन fz. अब देखिए जो आपने लॉरेंट सीरीज पढ़ी थी वो क्या होती है? fz is equal to summation n is equal to 0 to infinity an z minus a raised to the power n plus summation n is equal to 1 to infinity bn upon z minus a raised to the power n. यही पढ़ी थी हमने लॉरेंट सीरीज.
लास्ट लेक्चर में हमने लॉरेंस थ्योरम पढ़ी थी। वो क्या होती थी कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच के रीजन में, मींस एनएलएस में, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच के रीजन को हम एनएलएस बोलते हैं ना, तो अगर आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है किसी एनएलएस में, तो उस एनएलएस में आप कहीं पर भी एक पॉइंट जेड चूज कर लो, तो उस पॉइंट जेड पर आप फंक्शन का एक्सपेंशन दिखा सकते हो। वो जो आपका एक्सपेंशन मिलता है वो क्या हो जाता है, ये होता है, मींस एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन। वहां पर हम जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन को न्यूमरेटर में लिखते थे, तो जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन आ रहा था वहां पर, ये तो लिखते थे बी एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन, उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो क्या हो गया जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन। वहां पर होती थी पावर माइनस एन जब न्यूमरेटर में था, उसको हम डिनोमिनेटर में ले आए तो इसकी पावर क्या हो गई एन। ठीक है, तो ये होती है आपकी लॉरेंस सीरीज जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म और इस टर्म को हम बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म। जनरल टर्म और इस टर्म को बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म। ठीक है, अब इसको जनरल टर्म क्यों बोल रहे हैं और इसको प्रिंसिपल टर्म क्यों बोल रहे हैं? देखो मैंने क्या बताया कि आप कोई भी फंक्शन है एफ जेड, उसमें जीरोस कैसे डिटरमाइन करते हो, मींस उस फंक्शन के जीरोस कैसे डिटरमाइन करते हो। जो भी फंक्शन में जो आपका न्यूमरेटर हो उसको जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको जीरोस मिल जाएंगे, और डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएंगे, मींस वो पॉइंट मिल जाएंगे जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस टर्म में आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर वाला टर्म मिल रहा है, डिनोमिनेटर वाला टर्म तो मिल ही नहीं रहा। मींस इस टर्म से आप सिंगुलर पॉइंट्स नहीं डिटरमाइन कर सकते, सिर्फ जीरोस डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, इस टर्म में देखो, इस टर्म में आपको डिनोमिनेटर वाला टर्म मिल रहा है, मींस इस टर्म से आप सिंगुलर पॉइंट्स डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जिस टर्म से आप सिंगुलर पॉइंट्स को डिटरमाइन कर सको उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म, क्योंकि हम इससे सिंगुलर पॉइंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म, और इस टर्म से हम सिंगुलर पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर सकते इसलिए हम इसको बोलते हैं जनरल टर्म। फाइन, तो ये होती है आपकी लॉरेंस सीरीज, और इस टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म, इस टर्म को हम बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म, क्योंकि इस टर्म से आपको मिलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि इस टर्म में आपका डिनोमिनेटर वाला टर्म आ रहा है, और डिनोमिनेटर वाला टर्म को जब आप जीरो से इक्वेट कर दोगे तब मिलेंगे आपको सिंगुलर पॉइंट्स, और इस टर्म में आपका सिर्फ न्यूमरेटर वाला टर्म आ रहा है, और न्यूमरेटर वाले टर्म को जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरोस। ठीक है, तो इस टर्म से आपको मिलते हैं जीरोस, इस टर्म से आपको मिलते हैं सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि इससे सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म, और इस टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म, इससे हमें सिंगुलर पॉइंट्स नहीं मिलते। फाइन, अब देखिए जो आपके सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब देखिए क्या होते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। देखिए अगर आपका ये एक सर्कल है C और इसके सेंटर पर हमें मिल रहा है सिंगुलर पॉइंट, मींस इसके सेंटर पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इस सिंगुलर पॉइंट को इस सर्कल से अलग कर दूं, मींस आइसोलेट कर दूं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग कर देना, सेपरेट कर देना, यही मतलब होता है ना आइसोलेशन का। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये आपका सर्कल है, इसके सेंटर पर मिला हमें सिंगुलर पॉइंट। अगर मैं इस सिंगुलर पॉइंट को आइसोलेट कर दूं, मतलब बिल्कुल अलग कर दूं इस सर्कल से, ठीक है, अब अगर इसकी जो नेबरहुड है इसमें आपको कोई भी और सिंगुलर पॉइंट ना मिले, मींस इसकी नेबरहुड में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट ना मिले जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो इस सिंगुलर पॉइंट को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, और अगर इसकी नेबरहुड में, मींस ये तो सिंगुलर पॉइंट था ही, अगर मैंने इसको अलग कर दिया तो इसकी नेबरहुड में भी आपको कोई मिनिमम एक, कितने भी मिल सकते हैं, मिनिमम एक अगर आपको सिंगुलर पॉइंट मिल गया इसकी नेबरहुड में, मींस कोई भी और ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इस सिंगुलर पॉइंट को हम बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्योंकि अभी कैसा हुआ, ये आइसोलेटेड तो हुआ नहीं ना, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग कर दिया, उसके बाद जो रीजन बचा उसमें आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, मींस सभी पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, तो इस सिंगुलर पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि इसको आइसोलेट करने के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसलिए हम इस सिंगुलर पॉइंट को बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। और कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया इसकी नेबरहुड में जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मींस कोई भी और नेबरहुड, इसकी नेबरहुड में कोई भी और सिंगुलर पॉइंट निकल आया, तो हम क्या बोलेंगे, दिस सिंगुलर पॉइंट इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब इसको अलग कैसे करोगे, ये तो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को तो आप सर्कल से अलग कर नहीं सकते, इसका मतलब हमने इसके आसपास एक छोटा सा सर्कल बना लिया, सिर्फ इस पॉइंट को बाहर करने के लिए बनाया है,
तो उसकी रेडियस हमने बहुत स्मॉल ले ली, क्योंकि इस पॉइंट को आप अलग नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसके आसपास एक छोटा सा सर्कल बना लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने बहुत स्मॉल ले ली। बहुत स्मॉल क्यों ली है? क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट को बाहर करने के लिए सर्कल बनाया ना, बाकी तो हमें सर्कल की कोई जरूरत नहीं थी, ये छोटे वाले सर्कल की कोई जरूरत नहीं थी हमें। मान लीजिए इसका नाम गामा है, ठीक है, तो इस गामा सर्कल की तो हमें वैसे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस पॉइंट को बाहर करना था, इस सिंगुलर पॉइंट को बाहर करना था, इसलिए हमने इसके आसपास एक छोटा सा सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस बहुत मिनिमम है, ठीक है। अब ये रीजन कौन सा हो गया? ये हो गया एनालस। एनालस क्या होता है? दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच का रीजन वही होता है ना, एनालस। लास्ट में हमने लॉरेंस थ्योरम में पढ़ा था। तो ये क्या मिला? एनालस, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन का एक्सपेंशन करेंगे तो वो किससे होगा? लॉरेंस सीरीज से, क्योंकि ये हो गया एनालस। अब मैंने क्या किया, इस सिंगुलर पॉइंट को अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब इसकी नेबरहुड में अगर मुझे कोई भी और सिंगुलर पॉइंट ना मिले, मींस कोई भी ऐसा पॉइंट ना मिले जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो इस सिंगुलर पॉइंट को हम बोल देंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। मगर अगर इस रीजन में आपको कोई भी और एक और अगर आपको एक 2 3 मतलब कितने भी मिनिमम एक अगर आपको सिंगुलर पॉइंट मिल गया इसकी नेबरहुड में, मींस इस वाले रीजन में एक और पॉइंट मिल गया जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो ये आइसोलेटेड थोड़े ना रहा, तभी कैसा हो गया? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। ये होते हैं आपके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं डिलीटेड रीजन, ठीक है। डिलीटेड रीजन वो नहीं होता जिसको आपने डिलीट कर दिया, डिलीट तो वैसे इसको किया है, ये जो आपका था जो ए पर आपको मिल रहा था सिंगुलर पॉइंट, तो इसके आसपास हमने एक सर्कल बना के इसको अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे डिलीटेड रीजन। डिलीटेड रीजन ये वाला है जो बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस सिंगुलर पॉइंट के लिए तो ये वाला डिलीटेड रीजन है, ये तो इससे हट गया, इसके लिए ये वाला डिलीटेड हुआ, ठीक है। इसलिए इस वाले रीजन को, जो बचा हुआ रीजन है, इसको हम बोलते हैं डिलीटेड रीजन। तो अगर इस पॉइंट मींस ये जो आपका सर्कल है उसमें सेंटर पर आपको मिला सिंगुलर पॉइंट, और इस सिंगुलर पॉइंट को जब हमने रिमूव कर दिया मींस आइसोलेट कर दिया, तो इस डिलीटेड रीजन में अगर आपको और कोई सिंगुलर पॉइंट ना मिले, मींस और कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो इस सिंगुलर पॉइंट को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। और अगर इस डिलीटेड रीजन में कोई और ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मींस कोई और आपको सिंगुलर पॉइंट मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे इस सिंगुलर पॉइंट को? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। ये होते हैं आपके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। फाइन, तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इफ ए इज द सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड एंड एफ जेड इज एनालिटिक एट every point in some neighborhood of A, then A is called as isolated singularity of Fz. Otherwise, it is known as non-isolated singularity. If A is the singularity of fz means A पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। A क्या है इस फंक्शन के लिए? सिंगुलर पॉइंट है, मींस A पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। If A is the singularity of fz and fz is analytic at every point in some neighborhood of A, मीन्स ए पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन ए की नेबरहुड में हर पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। अगर ए जो आपका फंक्शन है वो ए पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मीन्स ए इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट है, बट ए की नेबरहुड में हर पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। इसका मतलब ए को हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है। और अगर ए पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मींस ए इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट है, और उसकी नेबरहुड में कोई भी और ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, मींस कोई भी और सिंगुलर पॉइंट मिल जाए उसकी नेबरहुड में, तब हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। If A is the singularity of fz and fz is analytic at every point in some neighborhood of A, then A is called as isolated singularity of fz. मीन्स ए तो सिंगुलरिटी है ही, लेकिन इसकी नेबरहुड में कोई भी ऐसा पॉइंट ना मिले जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, मीन्स कोई भी और सिंगुलर पॉइंट ना मिले, तब हम बोलेंगे कि ए इज द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। और अगर कोई भी सिंगुलर पॉइंट और मिल गया इसकी नेबरहुड में, तब हम इसको बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है। अगर इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके समझें, देखिए ये एक फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5 अपॉन जेड जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे?
z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ठीक है, यही होंगे मीन्स सिंगुलर पॉइंट्स आप कैसे डिटरमाइन करते हो, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको 0 से इक्वेट कर दो तो आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मीन्स z इज इक्वल टू 0, 3 और इसको जब इक्वेट करोगे 0 से z स्क्वायर प्लस 1 को तो क्या मिलेगा, प्लस आई एंड माइनस आई, यही मिलेगा। z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 मीन्स z इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। ठीक है, तो आपको 4 सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं, 0, 3, आई और माइनस आई। इसका मतलब क्या है, द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, 3, आई एंड माइनस आई। मीन सिंगुलर पॉइंट्स आपके वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, तो इन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन, ये वाला जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक होगा क्योंकि सिंगुलर पॉइंट्स आपको ये मिल रहे हैं। इसका मतलब द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू आई एंड z इज इक्वल टू माइनस आई। मीन्स इन सिंगुलर पॉइंट्स को छोड़कर बाकी के सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है, और ये पॉइंट्स कैसे हैं, हेंस these are isolated singular point। ये सब पॉइंट्स अलग अलग है ना, z इज इक्वल टू 0 अलग है, z इज इक्वल टू 3 अलग है, z इज इक्वल टू आई अलग है, z इज इक्वल टू माइनस आई। किसी की नेबरहुड में कुछ नहीं लाई कर रहा है, मींस z इज इक्वल टू 0 की नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई कर रहा है, z इज इक्वल टू 3 की नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई कर रहा है। इस तरह से z इज इक्वल टू आई और z इज इक्वल टू माइनस आई की नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब ये सिंगुलर पॉइंट्स कैसे हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अगर इनकी नेबरहुड में कोई और आपको सिंगुलर पॉइंट मिल जाता तो ये कैसे हो जाते, कोई भी ऐसा पॉइंट मींस कोई भी एक सिंगुलर पॉइंट ऐसा मिलता जिसकी नेबरहुड में कोई और भी सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा है, तो वो सिंगुलर पॉइंट कैसा हो जाता, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि इनकी नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई कर रहा। ये अपने आप में अलग अलग सिंगुलर पॉइंट हैं, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू आई और z इज इक्वल टू माइनस आई। इसलिए ये कैसे सिंगुलर पॉइंट है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, हेंस दीज आर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब एक और अगर फंक्शन ले एफ जेड इज इक्वल टू 1/10 पाई बाई z। ठीक है, अब इसके सिंगुलर पॉइंट्स कैसे डिटरमाइन करोगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको 0 से इक्वेट कर दो। सिंगुलर पॉइंट्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना 10 पाई बाई z, इसको 0 से इक्वेट कर दो तो 10 पाई बाई z इज इक्वल टू 0 और 10 0 कब होता है, 10 n पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मीन्स पाई बाई z इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ से आप z डिटरमाइन कर सकते हो, ये पाई से पाई कैंसिल, z इज इक्वल टू 1/n फॉर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन टिल इनफिनिटी। ठीक है, जो आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्या मिलेंगे, देखो सिर्फ अगर पॉजिटिव वाले टर्म्स की बात करें पहले तो क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू 1 1 सिर्फ 1, जब n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1, जब n की जगह 2 पुट करोगे तो 1/2, जब n की जगह 3 पुट करोगे तो 1/3, जब n की जगह 4 पुट करोगे तो 1/4, इस तरह से कहाँ तक, जब इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 0। अब ये सारे सिंगुलर पॉइंट्स कैसे हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि 1 की नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई कर रहा, 1/2 की नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई कर रहा, इसी तरह से इसकी या इसके आगे वाले टर्म जितने भी आ रहे हैं उन सबकी नेबरहुड में कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई कर रहा है, इसलिए ये वाले सारे जो आपके सिंगुलर पॉइंट्स है वो कैसे हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ऑल दीज आर isolated singular points except z is equal to 0 because in the neighborhood of z is equal to 0 there are infinite number of singularities, z is equal to 1/n when n is large। देखो जो ये वाले सिंगुलर पॉइंट्स आपके 1 1/2 1/3 1/4 ये सारे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि इसकी नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई कर रहा। लेकिन जो आपका z इज इक्वल टू 0 है ये आपका आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि इसकी नेबरहुड में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जो आपके आएंगे ना 1/1 1/2 1/3 जैसे जैसे आपका n बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका z छोटा होता जाएगा, यही तो होगा।
जब जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, मीन्स 1 2 3 4 5 6, वैसे वैसे z की वैल्यू आपकी छोटी होती जाएगी। इसका मतलब जीरो के और ज्यादा करीब आती जाएगी। मतलब जीरो के नेबरहुड में तो बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट हो गए, इनके नेबरहुड में तो कोई नहीं है। लेकिन जितने भी सिंगुलर पॉइंट जैसे जैसे आप n बढ़ाते जा रहे हो, वो सारे सिंगुलर पॉइंट्स कहाँ आते जा रहे हैं? जीरो की नेबरहुड में आते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे n लार्ज होता जाएगा, z छोटा होता जाएगा, मतलब जीरो के करीब आता जाएगा। मतलब जीरो की नेबरहुड में बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स हो गए, इनकी नेबरहुड में कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गए? आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्योंकि z की नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट आ गए, इसका मतलब अब z आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट थोड़ा ना रहा। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मींस सिर्फ वही सिंगुलर पॉइंट होगा, उसकी नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं लाई करेगा। मींस उसकी नेबरहुड में और कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, तब हम उस सिंगुलर पॉइंट को बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। बट उसकी नेबरहुड में अगर एक भी सिंगुलर पॉइंट आ गया, मींस एक भी ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं रह जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। क्योंकि z इज इक्वल टू जीरो की नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसका मतलब z इज इक्वल टू जीरो कैसा है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। मींस ऑल दीज आर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट except z is equal to 0, because in the neighborhood of z is equal to 0 there are infinite number of singularities, z is equal to 1 upon n when n is large. Hence z is equal to 0 is a non-isolated singular point. ठीक है, इस तरह से डिटरमाइन करते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए आपके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तीन तरह के होते हैं, पोल, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, या फिर इसको एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट या फिर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, ये तीन तरह के आपके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, पोल, एसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अब ये क्या होते हैं? देखो, जो आपने अभी लॉरेंट सीरीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था उसमें? एफ जेड इज इक्वल टू, क्या होती है आपकी लॉरेंट सीरीज? एफ जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज़ टू द पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस ए रेज़ टू द पावर एन। यही होती है आपकी लॉरेंट सीरीज। इस टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म और इस टर्म को हम बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म, क्योंकि इस टर्म से आपको मिलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टर्म, और इस टर्म से आपको सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलते, इसलिए हम इसको बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको प्रिंसिपल टर्म्स मींस लॉरेंट सीरीज में अगर आपको जो प्रिंसिपल टर्म है वो फाइनाइट मिल रहे हो, तब हम बोलेंगे कि z इज इक्वल टू ए पर क्या मिल रहा है आपको? पोल। अगर आपके प्रिंसिपल टर्म्स इनफाइनाइट हो, मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल टर्म्स मिल रहे हो, तब हम बोलेंगे z इज इक्वल टू ए पर एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल रही है। और अगर प्रिंसिपल टर्म्स हो ही ना, कोई आप जो सीरीज लिखो उसमें प्रिंसिपल टर्म्स आए ही ना, मतलब z माइनस ए की पावर n है, जैसे z माइनस ए जिसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो वाले टर्म्स आए ही ना, तब हम बोलेंगे क्या है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, z इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, तो मीन्स अगर आपको प्रिंसिपल टर्म्स फाइनाइट मिल रहे हैं तो z इज इक्वल टू ए पर क्या मिल रहा है? पोल। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं प्रिंसिपल टर्म्स मींस z माइनस ए जिनमें डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो टर्म्स अगर इनफाइनाइट है, तब हम बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल रही है इस पॉइंट पर, z इज इक्वल टू ए पर। और अगर ये वाले टर्म मिले ही ना, मींस ऐसे टर्म मिले ही ना जिनमें z माइनस ए डिनोमिनेटर में आ रहा हो, सारे न्यूमरेटर वाले टर्म मिले, प्रिंसिपल टर्म मिले ही ना, तो हम बोलेंगे कि z इज इक्वल टू ए पर क्या मिल रही है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिल रही है। ठीक है, ये होते हैं आपके पोल, एसेंशियल सिंगुलैरिटी और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक, तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या हो जाएगी? पोल, इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स in the principal part, that is if the series b1 z minus a की पावर -1 plus b2 z minus a की पावर -2 plus and so on till plus bm z minus a की पावर -m consists of finite number of terms such that bm not equal to 0, मतलब such that bm is not equal to 0 and bm plus 1 is equal to 0 और bm plus 2 is equal to 0, मीन्स इसके आगे वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएं। ठीक है, then z is equal to a is said to be the pole of order m
ऑफ द फंक्शन एफ जेड। क्या मतलब हुआ? इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, मींस प्रिंसिपल पार्ट में आपके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं, दैट इज इफ द सीरीज b1 z माइनस a की पावर -1। देखो जो यहाँ पर टर्म है, यहाँ है डिनोमिनेटर में मैंने लिखा है तो लिखा है z माइनस a की पावर n। अगर इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? z माइनस a की पावर -n। ठीक है, तो n की जगह पर जब 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? b1 z माइनस a की पावर -1। जब 2 पुट करोगे तो b2 z माइनस a की पावर -2। इस तरह से टर्म्स आएंगे तो वो सीरीज लिख दी, b1 z माइनस a की पावर -1, b2 z माइनस a की पावर -2 प्लस एंड सो ऑन टिल bm z माइनस a की पावर -n। ये लिख दिया। कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मींस ये जो आपका प्रिंसिपल पार्ट में जो टर्म्स आए अगर वो फाइनाइट है तो हम क्या बोलेंगे कि z इज इक्वल टू a पर आपको क्या मिल रहा है? पोल मिल रहा है। और उसका ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करोगे? देखो bm नॉट इक्वल टू 0 आया, मींस जहां तक b, जहां ये जो आपकी bn की वैल्यू है, जहां तक ये नॉट इक्वल टू 0 आएगी, मैक्सिमम जहां तक आएगी, वो जो मैक्सिमम m होगा वो होगा इस पोल का ऑर्डर। मींस अगर देखो इसको आप इस तरह से लिख रहे हो, b1 z माइनस a की पावर -1 प्लस b2 z माइनस a की पावर -2 प्लस b3 एंड सो ऑन bm z माइनस a की पावर -m। नेक्स्ट टर्म लिखा हमने प्लस bm प्लस 1 z माइनस a की पावर -m+1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखते हैं bm प्लस 2 z माइनस a की पावर m+2। अब अगर bm प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा ना। मीन्स अगर bm प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या इसके आगे वाले सारे टर्म्स अगर 0 हो जाए, bm प्लस 1 इज इक्वल टू 0, bm प्लस 2 इज इक्वल टू 0, bm प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स इसके आगे वाले सारे टर्म 0 हो जाए। ठीक है, मीन्स bm प्लस 1 इज इक्वल टू 0, bm प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सीरीज कहाँ तक रह गई? यहाँ तक। तो इस पोल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब ये इसमें टर्म्स कितने आ रहे हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मीन्स m टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, और जो आपका लास्ट टर्म आ रहा है, इस जो फाइनाइट सीरीज है इसका जो लास्ट टर्म है उसमें z माइनस a की पावर क्या मिल रही है? -m। ठीक है, अगर इसको नीचे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? bm अपॉन z माइनस a की पावर m, मीन्स डिनोमिनेटर में लिखोगे z माइनस a की पावर m को, -m को, तो क्या हो जाएगा? bm अपॉन z माइनस a की पावर m। ठीक है, डिनोमिनेटर आप सिंगल पॉइंट्स कैसे निकालते हो? डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करके तो निकालते हो। यहाँ पर जो आपको लास्ट टर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? bm अपॉन z माइनस a की पावर m। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a पर आपको पोल मिल रहा है क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि z इज इक्वल टू a पर पोल है। और इसका ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करोगे? जहां तक ये सीरीज जा रही है, जो आपका मैक्सिमम टर्म है उसकी जो पावर होगी वो हो जाएगा आपके पोल का ऑर्डर। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ bm प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, bm प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, मीन्स इस सीरीज में इसके आगे जितने टर्म्स आएंगे वो सारे तो 0 हो जाएंगे। तो फिर उससे सिंगल पॉइंट्स क्या फाइंड करेंगे जब वो सारे टर्म 0 ही हो रहे हैं? ठीक है, तो उससे तो सिंगल पॉइंट्स आपको फाइंड करने नहीं, सिंगल पॉइंट सिर्फ यहाँ तक फाइंड करने हैं आपको। इसमें जो आपका मैक्सिमम वाला जो टर्म होगा, जिसकी जो आपका सबसे लास्ट वाला टर्म आ रहा होगा, ठीक है, उससे हम ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। z इज इक्वल टू a पर तो आपको पोल मिल रहा है क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। जो आपके प्रिंसिपल पार्ट के टर्म्स है वो कितने हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। और जो आपका लास्ट वाला टर्म आ रहा है इस सीरीज का, उसमें जो z माइनस a की जो पावर होगी वो हो जाएगी इस पोल का ऑर्डर। तो यहाँ पर इसका जो इसकी पावर क्या आ रही है? m। हम इस सीरीज को m तक ले गए, हमने दिखा दिया bm प्लस 1 0 है, bm प्लस 2 0 है, मीन्स यहाँ तक दिखाया हमने कि सीरीज आपकी यहाँ तक बन रही है bm तक, क्योंकि bm आपका नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स आपकी सीरीज यहाँ तक आ रही है bm z माइनस a की पावर -m। तो z माइनस a की पावर -m को आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? z माइनस a की पावर m। तो z इज इक्वल टू a पर आपको पोल मिल रहा है क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसकी पावर क्या है? m, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m। देन z इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी द पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ द फंक्शन fz। फाइन, इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं पोल और इस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसका ऑर्डर। ठीक, अब इसमें अगर एक एग्जांपल लें, एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू साइन z माइनस a अपॉन z माइनस a की पावर 4। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया साइन z माइनस a अपॉन z माइनस a की पावर 4। अब साइन z माइनस a की सीरीज लिख दो, ये 1 अपॉन z माइनस a की पावर 4, इसको अलग कर लिया, और साइन z माइनस a की सीरीज लिख दो। साइन x की सीरीज क्या होती है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, यही होती है। तो साइन z माइनस a की क्या हो जाएगी? z माइनस a और माइनस z माइनस a का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस a की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z माइनस a की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगी z माइनस a का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस a की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z माइनस a की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। अब ये जो आपका 1 अपॉन z माइनस a की पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिल जाएगा?
देखो पहला टर्म यहाँ पर ऑलरेडी एक z माइनस ए है, जब इससे z माइनस ए की पावर 4 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे इस वाले टर्म में तो क्या मिलेगा 1 अपॉन z माइनस ए का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में 1 अपॉन z माइनस ए और 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 3 है यहाँ पर 4 है तो सिर्फ z माइनस ए बचेगा, 1 अपॉन z माइनस ए 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा प्लस z माइनस ए अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पर अब पावर 5 हो गई न्यूमरेटर में, यहाँ पर 4 है तो मीन्स न्यूमरेटर में बच रहा है एक टर्म z माइनस ए अपॉन 5। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा z माइनस ए की पावर 3, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन, ये मिल रहा है आपको, ठीक। अब इसके बाद के भी जितने टर्म्स आएंगे उन सब में z माइनस ए आपको कहाँ मिलेगा, न्यूमरेटर में तो मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब डिनोमिनेटर वाले टर्म सिर्फ ये दोनों है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। पहली चीज तो ये कि जो आपने एक्सपेंशन किया इस फंक्शन के लिए उसमें जो आपके प्रिंसिपल टर्म्स आ रहे हैं वो फाइनाइट है, मींस डिनोमिनेटर जिनमें z माइनस ए डिनोमिनेटर में आ रहा है वो टर्म्स आपके फाइनाइट है, ठीक है। इसका मतलब z इज इक्वल टू ए पर आपको क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है, z इज इक्वल टू ए इज द पोल, ठीक है, ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जो z माइनस ए की मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर मिल रही है 3, यहाँ पर मिल रहा है 1, तो मैक्सिमम क्या है 3, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू ए क्या है, पोल है, उसका ऑर्डर क्या है 3, ठीक है। इस तरह से डिटरमाइन करते, जो भी आपका फंक्शन है उसको आप एक्सपेंड कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके प्रिंसिपल टर्म्स फाइनाइट हैं तब मिलेगा आपको पोल, यहाँ पर आपके प्रिंसिपल टर्म्स फाइनाइट थे, मींस z माइनस ए जिन टर्म्स में डिनोमिनेटर में आ रहा था वो टर्म्स आपके फाइनाइट हैं, तो मतलब z इज इक्वल टू ए पर आपको क्या मिल रहा है, पोल। और ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो आपको z माइनस ए की जो मैक्सिमम पावर मिल रही हो वो हो जाता है इसका ऑर्डर, तो z माइनस ए की मैक्सिमम पावर मिल रही है 3, तो z इज इक्वल टू ए इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये होता है आपका पोल, इस तरह से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। तो बात करते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी की। एसेंशियल सिंगुलैरिटी मींस इफ देयर आर infinite number of terms in the principal part of fz, ठीक है, there are infinite number of terms in the principal part of fz, that is the series b1 z minus a raised to the power minus 1 plus b2 z minus a raised to the power minus 2 plus and so on does not terminate, means इस सीरीज का एंड ना हो, इंफिनिटी तक जारी हो ये सीरीज, then z is equal to a is said to be the essential singularity of fz। अगर आपके प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz, इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रिंसिपल पार्ट होता है वो क्या होता है, bn अपॉन z माइनस ए की पावर n होता है ना, तो z माइनस ए की पावर n को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा z माइनस ए की पावर माइनस n, और उसकी सीरीज लिखोगे तो क्या हो जाएगी b1 z माइनस ए की पावर माइनस 1 b2 z माइनस ए की पावर माइनस 2। अगर ये इन्फिनिटी तक जा रही हो, मींस ये सीरीज टर्मिनेट ना हो रही हो, मींस एंड ना हो रही हो, इन्फिनिटी तक जा रही हो, तब हम क्या बोलेंगे कि जो z इज इक्वल टू a पर आपको सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है वो कैसा है, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। मींस इफ दिस सीरीज डज नॉट टर्मिनेट देन z इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी द एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ fz। फॉर एग्जांपल sin 1 upon z minus a has essential singularity at z is equal to a, z is equal to a पर इस फंक्शन के लिए कैसा सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। z is equal to a पर कैसे, देखो से sin 1 अपॉन z माइनस a, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे मींस इसकी सीरीज लिखोगे तो आपको क्या मिलेगी, sin x मैंने भी बताया क्या होता है, sin x is equal to x minus x cube upon factorial 3 plus x की पावर 5 upon factorial 5 minus x की पावर 7 upon factorial 7 plus and so on, यही होती है। तो sin 1 upon z minus a के लिए अगर सीरीज लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी 1 upon z minus a और माइनस 1 अपॉन z माइनस ए का क्यूब 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, नेक्स्ट टर्म प्लस 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 5 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, नेक्स्ट टर्म मिलता तो क्या हो जाता 1 माइनस z 1 अपॉन z माइनस ए की पावर 7 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से मिल रही है। इसका मतलब ये जो आपको सीरीज मिल रही है इसमें आपके जो z माइनस ए है वो हर टर्म में डिनोमिनेटर में आ रहा है,
कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें आपका z माइनस ए न्यूमरेटर में आ रहा हो। z माइनस ए हर टर्म में डिनोमिनेटर में आ रहा है और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब ये सारे आपके कैसे हैं, प्रिंसिपल टर्म्स हैं। प्रिंसिपल टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें आपको z माइनस ए डिनोमिनेटर में मिलता है। इसमें z माइनस ए आपको हर टर्म में डिनोमिनेटर में मिल रहा है। इसका मतलब ये सारे कैसे हैं, प्रिंसिपल टर्म्स हैं। और मैंने बोला अगर प्रिंसिपल टर्म्स अगर आपके इनफाइनाइट हो जाए तो z इक्वल टू ए पर आपको क्या मिल जाता है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल जाती है। यहाँ पर z, ये जो z माइनस ए है ये हर टर्म में आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा है और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। मींस प्रिंसिपल पार्ट में आपके टर्म्स कितने मिल रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं। इसका मतलब z इक्वल टू ए पर आपको क्या मिल रही है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, इस तरह से डिटरमाइन करते हैं। और इसमें ये एक और कंडीशन होती है कि लिमिट z टेंड्स टू a f z डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चाहे तो इस तरह से समझ लो कि लिमिट z टेंड्स टू a f z डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इस तरह से समझ लो कि जो आपकी सीरीज है अगर इसमें हर टर्म में जो आपके मींस जो आपके प्रिंसिपल टर्म्स हैं वो प्रिंसिपल टर्म्स अगर आपको इनफाइनाइट मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि z इज इक्वल टू a पर आपको एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिल रही है इस फंक्शन के लिए। फाइन, ये होती है आपकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब लास्ट आती है आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अब देखिए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है। पहली चीज तो इसकी कंडीशन लिमिट z टेंड्स टू a f z दिस विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी फाइनाइट। ये होती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की कंडीशन, लिमिट z टेंड्स टू a f z विल एग्जिस्ट फाइनाइटली। और अगर लॉरेंट सीरीज में बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि लॉरेंट सीरीज में आपका जो प्रिंसिपल टर्म है अगर वो हो ही ना, प्रिंसिपल टर्म्स आए ही ना, तो हम बोलते हैं z इज इक्वल टू a पर क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिल रही है f z की। ठीक है, व्हेन ऑल द कोफिशिएंट्स bn आर 0, that is if the principal part of fz does not consist of any term, then z is equal to a is said to be removable singularity। ये जो आपने लॉरेंट सीरीज लिखी उसमें आपके प्रिंसिपल टर्म्स आए ही ना, व्हेन ऑल द कोफिशिएंट ऑफ bn आर 0, जो आपका प्रिंसिपल टर्म होता है वो क्या होता है, bn अपॉन z माइनस a की पावर n। अगर bn सारे 0 हो जाए, मींस b1 भी 0, b2 भी 0, b3 भी 0, मींस ऑल द कोफिशिएंट bn अगर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी टर्म, मींस प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म आए ही ना, मींस प्रिंसिपल टर्म्स कोई आए ही ना अगर आपकी सीरीज में, तो z इज इक्वल टू a को हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन fz। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें, इफ fz इज इक्वल टू साइन z माइनस a अपॉन z माइनस a, ये हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया साइन z माइनस a अपॉन z माइनस a। अब साइन z माइनस a की सीरीज लिख दो, ये 1 अपॉन z माइनस a को तो हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब साइन z माइनस a की सीरीज लिख दो, ये क्या हो जाएगी, z माइनस a और माइनस z माइनस a का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस a की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस एंड सो ऑन, ये मिलेगा। और 1 अपॉन z माइनस a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म में तो z माइनस a इंटू 1 अपॉन z माइनस a मीन्स 1, नेक्स्ट टर्म में z माइनस a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर नेक्स्ट टर्म में z माइनस a की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से मिलेगा। देखो सारे टर्म्स में अब तो पावर बढ़ती जाएगी ना, जैसे यहाँ पर z माइनस a की पावर 5 है, नेक्स्ट टर्म आता तो z माइनस a की पावर 7 हो जाती, मींस जब 1 अपॉन z माइनस a को मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ इस टर्म से उम्मीद थी कि इसमें आ सकता था, लेकिन यहाँ पर भी z माइनस a आ गया तो मींस ये कैंसिल होकर 1 मिल गया। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स में z माइनस a कहाँ मिलेगा, न्यूमरेटर में, क्योंकि इसकी पावर तो बढ़ती जाएगी ना। इसका मतलब z माइनस a अब हर टर्म में कहाँ मिलेगा, न्यूमरेटर में मिलेगा। इसका मतलब ऐसा कोई टर्म आ ही नहीं ना जिसमें z माइनस a डिनोमिनेटर में हो। अगर z माइनस a डिनोमिनेटर में आ जाता तो वो होता ना आपका प्रिंसिपल टर्म, अब z माइनस a डिनोमिनेटर में तो कहीं आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्रिंसिपल टर्म्स तो आपको मिल ही नहीं रहे हैं इस सीरीज में। इसका मतलब z इज इक्वल टू a पर जो आपको सिंगुलैरिटी है वो कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में आपको प्रिंसिपल टर्म्स मिल ही नहीं रहे, मींस इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f z डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी टर्म, प्रिंसिपल पार्ट में अगर कोई टर्म हो ही ना, मींस प्रिंसिपल टर्म्स अगर एग्जिस्ट ही ना करे आपकी सीरीज में, तब हम z इज इक्वल टू a को क्या बोलते हैं, z इज इक्वल टू a को रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन fz। तो इस फंक्शन की बात करें साइन z माइनस a अपॉन z माइनस a, यहाँ पर z इज इक्वल टू a कैसी सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल टर्म्स आए ही नहीं। फाइन,
तो z इज इक्वल टू a इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ fz. ठीक है, ये हमने बात करी पोल, एसेंशियल सिंगुलैरिटी और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की. अब देखिए, जो आपकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है वो दो तरह की होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे. देखिए, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है? द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस ऑफ द फंक्शन fz is isolated essential singularity. इसका मतलब क्या है? जो आपका फंक्शन fz है उसके लिए जो आपको जीरोस मिल रहे हैं, उन जीरोस का जो लिमिट पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. इसी तरह से नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है? जो आपका फंक्शन fz है उसके लिए जो आपको पोल मिल रहे होंगे, उन पोल का जो लिमिट पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. ठीक है, तो यहाँ पर हम आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं. तो वो क्या होता है कि जो आपका फंक्शन है उसके जो जीरोस होंगे उनका जो लिमिट पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. फॉर एग्जाम्पल, साइन 1 अपॉन z माइनस a, ये हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया fz इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन z माइनस a. ठीक है, अब इसके अगर जीरोस डिटरमाइन करें तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, जब मैंने एसेंशियल सिंगुलैरिटी पढ़ाई थी अभी, तो उसमें भी मैंने जो आपका फंक्शन लिया था वो यही लिया था, साइन 1 अपॉन z माइनस a, यही लिया था. ठीक है, फिर हमने इसका एक्सपेंशन लिख दिया था, मीन साइन 1 अपॉन z माइनस a की हमने सीरीज लिख दी थी. ठीक है, उसमें इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे, इसलिए हम उसको बोलते थे एसेंशियल सिंगुलैरिटी है. ठीक है, अभी मैं बोल रही हूँ आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी मीन्स ये जो आपका फंक्शन है इसके लिए जो जीरोस आएंगे उसका जो लिमिट पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. अब इसके जीरोस कैसे डिटरमाइन करोगे? देखो, हमें वहां पर चाहिए थे सिंगुलर पॉइंट, इसलिए हमने क्या किया था, इसकी सीरीज लिखी थी, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट तो आप डिनोमिनेटर से निकालते हो ना. अभी यहाँ पर तो डिनोमिनेटर मिल ही नहीं रहा आपको, ये तो सिर्फ न्यूमरेटर है. 1 अपॉन z माइनस साइन का है ना, मीन साइन 1 अपॉन z माइनस a, मीन डिनोमिनेटर वाला टर्म तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ न्यूमरेटर है. वहां पर हम सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहे थे, मीन एसेंशियल सिंगुलैरिटी की बात कर रहे थे, हमें सिंगुलर पॉइंट चाहिए था वहां पर. ठीक है, इसलिए हमने इसकी सीरीज लिखी थी, फिर आपको डिनोमिनेटर में टर्म्स मिल गए थे. ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जीरोस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस फंक्शन के लिए जो जीरोस आएंगे उसका जो लिमिट पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. तो ये तो है तो न्यूमरेटर में ये टर्म, मींस इसको एक्सपेंड ना करें, मींस इसकी सीरीज ना लिखें. अगर सीरीज लिख दिया तो टर्म्स चले जाएंगे डिनोमिनेटर में. अभी हम इसके जीरोस की बात कर रहे हैं, ये तो न्यूमरेटर में ही है, मींस इसको आप जीरो से इक्वेट कर दोगे, आपको जीरोस मिल जाएंगे. फिर उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो इस फंक्शन के लिए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए जीरो कैसे डिटरमाइन करेंगे? इट्स जीरोस आर गिवन बाय, मींस न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट कर दो, और न्यूमरेटर ही तो है ये साइन 1 अपॉन z माइनस a, डिनोमिनेटर में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है. तो साइन 1 अपॉन z माइनस a इज इक्वल टू 0. और साइन 0 कब होता है? साइन n पाई इज इक्वल टू 0 होता है. साइन n पाई इज इक्वल टू 0 मींस साइन 1 अपॉन z माइनस a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन n पाई. इसका मतलब क्या है? 1 अपॉन z माइनस a इज इक्वल टू n पाई. ठीक है, और यहाँ से z डिटरमाइन कर लो तो क्या मिल जाएगा? z इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन n पाई, जहां पर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. ठीक है, ये कैसे मिला? देखो 1 अपॉन z माइनस a इज इक्वल टू n पाई है ना, तो उसको आप लिख सकते हो z माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन n पाई, और z इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन n पाई. ठीक है, तो z आपको क्या मिल गया? a प्लस 1 अपॉन n पाई, जहां पर n है आपका प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखिए इसमें जब आप n की जगह पर मींस पॉजिटिव वाले टर्म्स की पहले बात कर ले रहे हैं, अगर आप इसमें n की जगह पर 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस 1 अपॉन पाई. जब n की जगह पर 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? a प्लस 1 अपॉन 2 पाई. जब 3 पुट करोगे n की जगह तो क्या मिलेगा? a प्लस 1 अपॉन 3 पाई. सीक्वेंस मिल रही है ना आपको? ठीक है, ये आपको मिले जीरोस, उसकी लिख दी हमने सीक्वेंस. अब इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा, अब लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जो आपका z है a प्लस 1 अपॉन n पाई. देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a प्लस 1 अपॉन n पाई क्या मिलेगा आपको? n टेंस टू इंफिनिटी मींस दिस इज इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी मींस 0, a प्लस 0 मींस a. ये मिल गया आपको लिमिट पॉइंट. इसका मतलब z इज इक्वल टू a क्या है?
आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, जो भी आपको जीरोस की बात हो रही है अभी, ठीक है, जीरोस की बात हो रही है, जीरोस जो आपको मिल रहे हैं उन जीरोस से जो आप सीक्वेंस फाइंड करते हो, उस सीक्वेंस में जब आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी आपकी लिमिट पॉइंट। यहाँ पर जीरोस की बात हो रही थी, जीरोस ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस की बात कर रहे थे ना। लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस होता है आपका आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो पहले तो हमने जीरोस फाइंड करे, ठीक है, उससे हमने ये सीक्वेंस बना ली। अब इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा, मींस इस सीक्वेंस में जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी लिमिट पॉइंट। ये आपकी सीक्वेंस थी ना, मींस a प्लस 1/n पाई। यहाँ पर आपने n की जगह पर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो आपको ये वैल्यूज मिल रही है, मींस सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब इसमें आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दोगे, मींस n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या मिलेगा, 1/infinity मींस 0, तो a मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। हमें क्या करना था, लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस निकालना था। ये मिल गया आपको लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस, ये मिले आपको जीरोस, इससे आपने सीक्वेंस फॉर्म कर ली। और लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस मींस इन जीरोस जो आपको मिले हैं, ये कई सारे मिले ना, मींस +-1 +-2 +-3 सब पर वैल्यूज आएंगी ना। मींस आपको इस तरह से फॉर्म हो रही है a + 1/π, a + 1/2π, a + 1/3π, इस तरह से आगे वाले टर्म्स आते हैं a + 1/4π, a + 1/5π। फिर नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए देखते हैं तो a -1/π, a -1/2π, a -1/3π, तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं, सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो होगा आपका आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन f(z), ठीक है। और लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये जो आपकी सीक्वेंस आ रही है इसमें जब n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर दोगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो लिमिट पॉइंट हो जाएगी। मींस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपके जीरोस है a + 1/n पाई। इसमें जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हो, मींस n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, a, ठीक है। इसका मतलब a क्या है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन sin 1/z-a, ठीक है। इट मींस z = a is an isolated essential singularity of f(z), ठीक है। एक और एग्जांपल लेके, अब देखिए एक फंक्शन है f(z) = z-2/z² sin 1/z-1, ठीक है। अब इसके लिए हम अगर डिटरमाइन करें कि आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होगी इस फंक्शन के लिए, ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। जो आपका जीरोस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो होता है आपका आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, यही बताया। तो उसके लिए पहले आपको जीरोस डिटरमाइन करेंगे। जीरोस डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट कर देते हैं। न्यूमरेटर का क्या मतलब है, z-2 को 0 से इक्वेट करो और sin 1/z-1 को 0 से इक्वेट करो, तो आपको जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब z-2 को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z = 2, मींस इट्स जीरोस आर गिवन बाय, ठीक है, z-2 = 0, z = 2। इसका मतलब इज अ सिंपल 0, क्योंकि इसकी पावर में कुछ नहीं है। अगर इसकी पावर 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, तो उसका ऑर्डर बदल जाता है, 0 ऑफ ऑर्डर 2 और 0 ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये सिंपल 0, जैसे सिंपल पोल डिटरमाइन करते हैं ना, सिंपल पोल, डबल पोल, मल्टीपल पोल, ठीक है, मींस ऑर्डर 3 का पोल, ऑर्डर 4 का पोल। तो वैसे यहाँ पर ये क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये सिंपल 0 है। अगर इसकी पावर 2 होती तो 0 ऑफ ऑर्डर 2 हो जाता, अगर 3 होती तो ऑर्डर मतलब 0 ऑफ ऑर्डर 3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से z = 2 पर आपको क्या मिल रहा है, सिंपल 0 मिल रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करें sin 1/z-1, ये वैसे ही है ना जैसे अभी लिया था sin 1/z-a, तो यहाँ पर sin 1/z-1 है। तो sin 1/z-1 = 0, ये कब होगा, sin 0 कब होगा, sin n π, sin n π = 0। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/z-1 = n π, और यहाँ से z क्या आ जाएगा, 1 + 1/n π, वैसे ही बन गया ना जैसे अभी लास्ट में किया था। लास्ट में था z = a + 1/n π, यहाँ पर है z = 1 + 1/n π, ठीक है। तो n क्या है आपका, n = +-1 +-2 +-3 है, सो ऑन, ठीक है। मींस सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। जब आप 1 पुट करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, जब आप 2 पुट करोगे, जब आप 3 पुट करोगे, इस तरह से -1 -2 -3 -4 पुट करोगे तो आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, मींस सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, ठीक है। और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो हो जाती है लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। मींस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n π, क्या मिलेगा, 1/∞ मींस 0 और 1 + 0 मींस 1, ये मिल गया आपको लिमिट पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब 1 पर आपको क्या मिल रही है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी फॉर दिस फंक्शन। 2 पर आपको क्या मिल रही है, सिंपल 0 मिल रहा है। जीरोस के जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो होती है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, यहाँ से नहीं मिली
ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लिमिट पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो आपको सिंपल जीरो मिल गया। यहाँ से आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ से आपकी सीक्वेंस फॉर्म हुई, अगर सीक्वेंस ही नहीं फॉर्म हो रही है, सिंपल ऐसे मिल रहा है इस तरह से, तो इससे तो आप लिमिट पॉइंट निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, आपकी सीक्वेंस फॉर्म होनी चाहिए, सीक्वेंस यहाँ से फॉर्म हुई जब आपने साइन 1/z-1 को 0 से इक्वेट किया। ठीक है, इससे जब आप जीरो डिटरमाइन कर रहे थे तब आपकी सीक्वेंस फॉर्म हुई, और सीक्वेंस का हमने लिमिट पॉइंट निकाल दिया, मींस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 + 1/n पाई, तो आपको मिल गया 1। ठीक है, इसका मतलब 1 पर आपको क्या मिल रही है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। फाइन, z = 1 इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ fz। ठीक है, ये हो गई आपकी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ fz। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी की। फाइन, अब देखिए नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, मैंने क्या बताया कि जो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है वो होती है लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस, और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स। द लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, पोल्स का मतलब क्या है कि आपको डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जीरोस कैसे निकालते थे, न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट कर दो तो आपको जीरोस मिल जाते थे। अभी मैं बात बोल रही हूँ कि पोल्स का जो लिमिट पॉइंट होगा, मींस जो आपका फंक्शन होगा उसमें डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करने पर तभी तो आपको मिलेंगे पोल्स, और उन पोल्स का जो लिमिट पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने जो फंक्शन लिया था वो लिया था sin 1/z-a, ये लिया था। अगर इसी को इस तरह से लिखते हैं 1/sin 1/z-a। लास्ट जब हमने आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी पढ़ी थी उसमें हमने एग्जांपल लिया था sin 1/z-a, यही तो लिया था sin 1/z-a। तो हमने यहाँ से, क्योंकि ये न्यूमरेटर वाला ही टर्म था उसमें आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी में, सिर्फ ये न्यूमरेटर वाला ही टर्म था, मींस आपको जीरोस फाइंड करने थे। जीरोस तो आप न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करके फाइंड करते हो ना, तो हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया था, आपको सीक्वेंस मिल गई थी, उसका हमने लिमिट पॉइंट निकाल लिया था, वो हो गया था आपका आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी इस फंक्शन के लिए। ऐसे ही किया था। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पोल्स का जो लिमिट पॉइंट होगा वो होता है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया 1/sin 1/z-a। ठीक है, अगर sin 1/z-a अगर न्यूमरेटर में होता तब तो इसके जीरोस फाइंड होते, तो जो सिंगुलैरिटी मिलती वो कैसी होती, एसेंशियल मींस आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलती। ठीक है, अब इसको मैंने अगर डिनोमिनेटर में कर दिया है, मींस अब जो इससे सीक्वेंस फॉर्म होगा वो किसका होगा, पोल्स का होगा, क्योंकि sin 1/z-a कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इसका मतलब पोल्स मिलेंगे, उससे सीक्वेंस फॉर्म होगा, और उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो हो जाएगा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो पोल्स निकालने हैं। पोल्स आर गिवन बाय, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दो, मींस sin 1/z-a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब sin n पाई मींस 1/z-a इज इक्वल टू n पाई, और इसको इधर लिख लियो। ठीक है, इसका मतलब z इज इक्वल टू, जैसे अभी फाइंड किया ना, a + 1/n पाई, और जहां पर आपका n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद का इधर लिखते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू a + 1/n पाई, इसका मतलब ये क्या मिल रही है आपको, सीक्वेंस मिल रही है। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a + 1/पाई, मीन्स ये जो आपको सीक्वेंस मिल रही है, ये आप 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, इस तरह से नेगेटिव वाले टर्म्स पुट करोगे तो आपको सीक्वेंस फॉर्म हो रही है ना, और सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो हो जाएगा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ दिस फंक्शन। यही तो कह रहे हैं, तो इसका लिमिट पॉइंट फाइंड कर लो। लिमिट पॉइंट अभी मैंने बताया जो आपकी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हो जाएगी लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आपको मिले पोल्स, और ये एक सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, इसका लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, मींस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a + 1/n पाई, क्या मिलेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे मींस ये हो गया इन्फिनिटी, 1/∞ मींस 0, मींस a मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर a क्या है, a इस फंक्शन के लिए नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स इज a, hence z is equal to a is non-isolated essential singularity। ठीक है, इस तरह से डिटरमाइन करते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। फाइन, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर।
अब देखो हमने एक और फंक्शन लिया है एफ जेड इज इक्वल टू कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसके लिए नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट पाई जेड है ना, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड लिख सकते हैं, और इसके लिए हम नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है, अब नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी हमने क्या पढ़ी अभी, क्या होती है कि जो आपका पोल्स का लिमिट पॉइंट होता है, जो आपका फंक्शन है उसके जो पोल्स होंगे उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो होती है आपकी नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन। अब पोल्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दो तो आपको पोल्स मिलेंगे, तो डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करो, क्या मिलेगा, पोल्स आर गिवन बाय, ठीक है, तो साइन पाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू ए कॉमा ए मिलेगा, मींस z minus a is equal to 0 and z minus a is equal to 0 means z is equal to a and z is equal to a means z is equal to a पर कैसा पोल मिल रहा है, डबल पोल मिल रहा है ना, रिपीट हो रही है ना, ये a वैल्यू इसकी पावर हो गई 2, मतलब ये रिपीट हो गई, इसका मतलब z is equal to a पर कैसा पोल मिल रहा है, डबल पोल मिल रहा है। ठीक है, अब sin pi z को 0 से इक्वेट कर दो, sin pi z is equal to 0 is equal to sin 0 कब होता है, sin n pi, इसको हम लिख सकते हैं pi z is equal to n पाई, और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 मींस एनी इंटीजर। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये मिल गया आपको z इज इक्वल टू n, इसका मतलब एक सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, जब आप 0 रखोगे मींस z इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जब आप 1 रखोगे तो z इज इक्वल टू 1 मिलेगा, जब आप 2 रखोगे तो z इज इक्वल टू 2 मिलेगा, जब n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से माइनस वाली वैल्यूज पुट करके तो एक सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। ठीक है, और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, उस सीक्वेंस में जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो तो जो आपको जो वैल्यू मिलती है वो हो जाता है आपका लिमिट पॉइंट। अब इसमें आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ तो n ही है तो मींस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मींस इस फंक्शन के लिए जो आपका आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, कैसे, z इज इक्वल टू a इज अ डबल पोल, और z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये कैसे पोल्स हैं, आर सिंपल पोल है ना, ये सारे सिंपल पोल है ना, एक बार तो बना, एक बार 0 मिलेगा, एक बार 1, एक बार 2, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो ये सारे कैसे सिंपल पोल है। एंड z is equal to infinity is the limit point of these poles, infinity मिला इसका limit point, means z is equal to infinity is the limit point of these poles। इसका मतलब z is equal to infinity क्या हो जाएगी, non isolated tangential singularity, means therefore z is equal to infinity is non isolated essential singularity ऑफ एफ जेड। ठीक है, इस फंक्शन के लिए जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मिली वो आपको क्या मिली, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो आपने पोल्स डिटरमाइन करे थे उसकी जो आपकी सीक्वेंस मिली थी उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, इन्फिनिटी मिल रहा है। ठीक है, और जो नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी होती है वो क्या होती है, लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स, तो लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स क्या मिल रही है आपको, इन्फिनिटी, ये मिल रहा है आपको लिमिट पॉइंट इन पोल्स का, ये जो आपको सिंपल पोल्स मिले इनका जो आपको लिमिट पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब z इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड, मींस जो आपका फंक्शन गिवन था ना कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके लिए जो आपकी नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी है वो क्या है, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपको मिल रही है नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, इस तरह से डिटरमाइन करते हैं नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलैरिटी। देखिए, इस वीडियो में आपने पढ़ा कि जीरोस क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स अ पॉइंट वेयर द फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक, मींस ऐसा पॉइंट जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। जीरोस क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जिस पर आपका फंक्शन वैनिश हो जाए, मींस z की ऐसी वैल्यूज जिस पर आपका फंक्शन 0 हो जाए, z इज इक्वल टू 0 हो जाए, उन z की वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दैट फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपके सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मींस जो आपको सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है उसके नेबरहुड में और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब हम उस सिंगुलर पॉइंट को बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मींस जो आपको सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है उसके नेबरहुड में अगर और कोई सिंगुलर पॉइंट ऐसा मिल गया, मींस और कोई पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट आपके 3 तरह के होते हैं, पोल, एसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। पोल मींस जो आपने लॉरेंट सीरीज लिखी उसमें आपके जो प्रिंसिपल टर्म है
अगर वो फाइनाइट हो, फाइनाइट प्रिंसिपल टर्म्स मिल रहे हो आपकी सीरीज में, तो हम उसको बोलते हैं पोल मिल रहा है जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट पर। z इज इक्वल टू ए है मान लीजिए, तो z इज इक्वल टू ए पर आपको पोल मिल रहा है। अगर जो आपका प्रिंसिपल टर्म्स है वो इनफाइनाइट हो जाए तो उस पॉइंट पर आपको क्या मिलता है, जिस पॉइंट पर जैसे z इज इक्वल टू ए है तो z इज इक्वल टू ए पर आपको क्या मिलेगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी। और अगर प्रिंसिपल टर्म्स आए ही ना, एक भी प्रिंसिपल टर्म ना आए, तो उसको बोलते हैं हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी उस पॉइंट पर। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी दो तरह की होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है कि लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस जो होती है वो होती है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स होती है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये सब हमने पढ़ा इस वीडियो में, तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।